हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, और बताइए क्या हालचाल। इसी के साथ एक और सवाल, क्या आप डीप ब्रीदिंग करते हैं? वो मैंने इसलिए पूछा ताकि आपको रिमाइंड करा सकूं कि हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और डीप ब्रीदिंग करके हम हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन फ्लो बेटर बना सकते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं और ऐसा करके स्ट्रेस और एंजाइटी से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जरूर से किया करें और इवन आप अभी भी शुरू कर सकते हैं इस वीडियो को देखते देखते। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो ये हमारे हर बॉडी पार्ट के लिए कितनी जरूरी है ये आप भी जानते हैं। और इन्हीं में से एक बॉडी पार्ट होता है हमारा ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम को रन करता है। इसे अपने फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नर्व सिग्नल्स और मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करती है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर किसी रीजन से ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल्स मरने लगती है। हाँ सच में। और लो ऑक्सीजन कंडीशन होने पर अगले 5 मिनट में सेल डेथ हो जाती है। ये बहुत ही जल्दी होता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी। जब ब्रेन टिश्यूज तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाना भी रुक जाता है तो ब्रेन सेल्स और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। इसी सिचुएशन में आता है स्ट्रोक, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, क्योंकि स्ट्रोक एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है और इसके मामले भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुके हैं। और अब हालात ऐसे हैं कि जिन एडल्ट्स की एज 25 साल से ज्यादा है उनमें 4 एडल्ट्स में से एक को अपने लाइफ टाइम में स्ट्रोक आने का रिस्क बढ़ चुका है। पूरी दुनिया में 110 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने स्ट्रोक को एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसे में स्ट्रोक के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे डायग्नोज और ट्रीट होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिए और हेल्थ के लिए अवेयर होना अब तो शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि अच्छी हेल्थ है तो हमारे पास सब कुछ है और नहीं है तो हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। ये स्ट्रोक हार्ट अटैक के सिमिलर ही होता है, लेकिन स्ट्रोक में ब्रेन की ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है और हार्ट अटैक में हार्ट की। जब ब्रेन के किसी पार्ट को मिलने वाली ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकती है और डेड भी। लेकिन ऐसा कब होता है? जब ब्रेन में एक ब्लड वेसल टूट जाती है और ब्लड बहने लगता है, या फिर जब ब्रेन को होने वाली ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में ब्रेन टिश्यूज तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल्स और टिश्यूज चुटकियों में डेड हो जाते हैं। इस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। स्ट्रोक के इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है और कितना तेजी से उसका ट्रीटमेंट हुआ है। इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम से स्ट्रोक को पहचाना जा सकता है, ताकि समय रहते मेडिकल हेल्प ली जा सके। आइए अब जानते हैं स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। बोलने में और निगलने में डिफिकल्टी होना, चलने में दिक्कत होना, बैलेंस बनाने में परेशानी आना, दूसरों की बातें समझने में परेशानी आना, मेमोरी लॉस होना, बिहेवियर और सेल्फ केयर एबिलिटी में चेंजेस आना, कंफ्यूजन होना, बॉडी के एक साइड में फेस, आर्म या लेग में पैरालिसिस आना या उनका सुन्न होना, एक या दोनों आंखों से देखने में प्रॉब्लम आना, डबल विजन होना या ब्लर विजन होना, तेज सिरदर्द होना जिसके साथ वॉमिटिंग, डिजीनेस भी फील होना। इसका मतलब डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब इनमें से कोई भी सिम्टम नजर आए तो तुरंत एक्शन लेना होगा, भले ही सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए आए और चले जाए। लापरवाही नहीं की जानी चाहिए, तुरंत डॉक्टर तक पहुंचने पर फोकस करें, क्योंकि ये कंडीशन भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसे और क्लियर करने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स चेक किए जा सकते हैं और इसके लिए इस टाइम आपको फास्ट होना होगा। इसलिए याद रखिए कि फास्ट का मतलब FAST, फेस, आर्म्स, स्पीच और टाइम। जिसमें फेस यानी जिस पर्सन को अनवेल लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, उसे स्माइल करने को कहिए। अगर फेस का एक साइड नीचे लटक जाता है तो स्ट्रोक आ सकता है। आर्म्स यानी उस पर्सन को अपने दोनों आर्म्स ऊपर उठाने के लिए कहिए। क्या एक आर्म नीचे गिर जाती है या एक आर्म ऊपर उठाई ही नहीं जा रही, तो जल्दी कीजिए, स्ट्रोक आ सकता है। स्पीच यानी उस पर्सन को एक सिंपल सेंटेंस रिपीट करने को कहिए। क्या वो साफ नहीं बोल पा रहे हैं? अगर हाँ, तो टाइम यानी टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा एक भी साइन दिखते ही तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की हेल्प ले, क्योंकि हर मिनट कीमती है।
ज्यादा देर हुई तो ब्रेन डैमेज और डिसेबिलिटी होने के हायर चांस बनते चले जाएंगे। तो अब आप समझ गए हैं ना कि कैसे इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है। तो अब आगे जानते हैं कि स्ट्रोक आने के कारण क्या होते हैं। स्ट्रोक दो कारणों से आ सकता है, एक ब्लॉक्ड आर्टरी और एक ब्लड वेसल का फटना। ब्लॉक्ड आर्टरी होने पर इस्केमिक स्ट्रोक आता है और ब्लड वेसल के लीक करने या फटने पर हेमोरेजिक स्ट्रोक आता है। कुछ लोगों में ब्रेन को होने वाला ब्लड फ्लो टेम्परेरी डिस्टर्ब होता है और इस कंडीशन को TIA यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है। आइए इन तीनों के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में जानते हैं, जो स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन टाइप है। ये तब आता है जब ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है या सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इस कंडीशन को इस्केमिया कहते हैं। फैटी डिपॉजिट्स की वजह से ये ब्लॉकेजेस हुआ करते हैं। दूसरा टाइप है हेमोरेजिक स्ट्रोक। जब ब्रेन में एक ब्लड वेसल लीक करती है या फट जाती है तो हेमोरेजिक स्ट्रोक आता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड थिनर्स का ओवर ट्रीटमेंट, ट्रॉमा, ब्लड वेसल वॉल्स में प्रोटीन डिपॉजिट्स एटसेट्रा। और अगला आता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी TIA। इसे कई बार मिनी स्ट्रोक भी कह दिया जाता है। इसमें स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आते हैं और इससे परमानेंट डैमेज नहीं होता है। इस्केमिक स्ट्रोक की तरह TIA भी तभी आता है जब क्लॉट ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है, और TIA का मतलब फ्यूचर में पूरा स्ट्रोक आना भी हो सकता है, इसलिए इसे हल्के में ना ले। स्ट्रोक के रीजंस और इसके रिस्क को बढ़ाने वाले भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ऐसे रिस्क फैक्टर्स में आते हैं अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ओवरवेट होना, फिजिकली इनएक्टिव रहना, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेना, कोकेन जैसी इलीगल ड्रग्स का यूज करना, हाई ब्लड प्रेशर रहना, स्मोकिंग करना, हाई कोलेस्ट्रॉल रहना, डायबिटीज होना, हार्ट प्रॉब्लम्स होना, स्ट्रोक, हार्ट अटैक की पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री होना। 55 से ज्यादा एज में भी ये रिस्क ज्यादा रहता है और विमेन की बजाय मेंस में इसका हाई रिस्क रहता है। रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानकर के आप समझ गए ना कि हमारी कौन सी आदतें स्ट्रोक को प्रमोट करती हैं। इसलिए इन हैबिट्स और हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। और स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए जरूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए बिना किसी बहाने के, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, डाइट में से कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट के अमाउंट को कम किया जाए, टोबैको यूज को क्विट किया जाए, अल्कोहल से दूरी बनाई जाए, डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जाए, हेल्दी वेट मेंटेन रखा जाए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच डाइट ली जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, रेगुलर चेकअप्स कराए जाए और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेना यानी OSA का इलाज लिया जाए। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें नींद में शॉर्ट पीरियड के लिए सांस लेना बंद हो जाता है। तो इस तरह स्ट्रोक जैसी मेडिकल इमरजेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम किए जा सकते हैं। अब आगे ये जानना भी बेहतर होगा कि स्ट्रोक का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो देखिए, डॉक्टर डायग्नोस के दौरान सिम्टम्स चेक करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाकर स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करना, मेडिकेशंस के बारे में जानना, हार्ट रेट सुनना इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा फिजिकल एग्जाम के थ्रू बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, वीकनेस, सुन्न फेस, आर्म या लेग को चेक करना, कंफ्यूजन के साइंस और विजन प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है। उसके बाद स्ट्रोक डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट जो ब्लड शुगर लेवल्स, प्लेटेट काउंट्स, इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में बताए। इसके लिए जरूरत होने पर MRI और CT स्कैन भी कराए जा सकते हैं। इनके अलावा ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सेरिब्रल एंजियोग्राम, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जरूरत भी पड़ सकती है। सही तरह से डायग्नोस होने के बाद स्ट्रोक टाइप के अकॉर्डिंग इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें मेडिकेशंस के अलावा मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, स्टेंट्स और सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है। और स्ट्रोक रिकवरी 4 मेन एरियाज पर फोकस करती है: स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, रीलर्निंग सेंसरी स्किल्स और फिजिकल थेरेपी पर। तो दोस्तों इस तरीके से अब आप जान चुके हैं कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, ये कितना रिस्की होता है, किन लापरवाहियों की वजह से ये रिस्क बढ़ता जाता है और कैसे इसके साइंस को पहचान कर तुरंत फास्ट एक्शन लेकर हम खुद को और अपनों को इस खतरे से बचा सकते हैं। इसलिए स्ट्रोक से मैक्सिमम प्रिवेंशन के लिए अपनी लाइफस्टाइल को हेल्थ से कनेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को उन सबके साथ जरूर से शेयर कीजिए जिनकी हेल्थ के लिए आप कंसर्न हैं, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इसे लगे हाथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है सबके लिए।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।